स्किल्स के बारे में बात की और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का एक रिवीजन कर लीजिए। आज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के ही आगे के स्टेप्स हम लोग आज करेंगे, यानी आज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग करेंगे जो रिटेन तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। आज हमारा टॉपिक है पर्सनल इंट्रोडक्शन। तो इससे पहले कि हम पर्सनल इंट्रोडक्शन पे बात करना हम लोग शुरू करें, हम लोग बात करेंगे, रिवीजन करेंगे पिछले क्लास का। ये 10 मिनट का रिवीजन होगा सिर्फ। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हम चाहेंगे उसका रिवीजन किया जाए और अब आप लोग कुछ जवाब देंगे। लास्ट में भी थोड़ा वक्त हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए करेंगे और अनअवेयरनेस को देखते हुए, वो सीवी जानते हुए भी बायोडाटा बोलते हैं। सो यू डू नॉट नीड बायोडाटा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये हम लोग डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में वो हम आपको सेशन देने ही वाले हैं बायोडाटा सीवी का। आज का क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद आज का सेशन जो है पर्सनल इंटरव्यू। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज ट्रेनिंग ऑन पर्सनल इंटरव्यू। मैं अब स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। कम्युनिकेशन, हालांकि एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हम आपको और बताने वाले हैं, एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हम आपको और बताने वाले हैं जिससे आपको कुछ और भी बात पता चलेगी कि एक और चीज है जो आपके इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के से भी पहले आपके कम्युनिकेशन का साथी बन जाता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताने वाले हैं। बहरहाल आज जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज पर्सनल इंट्रोडक्शन। आज चौथा सेशन है पर्सनल इंट्रोडक्शन। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है किसी भी एक बंदा के कम्युनिकेशन में। जब भी आप कोई बात शुरू करते हैं, इंटरव्यू शुरू करते हैं या कुछ भी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आप कौन हैं। तो सबसे पहले इसका जवाब जो देना है वो पर्सनल इंट्रोडक्शन में देना है। मेरे ख्याल से इसका मीनिंग आप सभी लोग जानते हैं। आज के इस टॉपिक का स्ट्रक्चर हम आपको बता दें कि हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला इसकी मीनिंग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद पर्सनल इंट्रोडक्शन के कंपोनेंट्स डिस्कशन करेंगे। कल हमने आप लोगों को टास्क दिया था पर्सनल इंट्रोडक्शन, और आप लोगों में से कई एक स्टूडेंट ने पर्सनल इंट्रोडक्शन पे लिखा है और ऑडियो रिकॉर्ड करके भी हमारे पास भेजा है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आपके इस परफॉर्मेंस को थोड़ा और बेहतर और टेक्निकल और स्ट्रक्चर्ड और ज्यादा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड यानी पर्पसफुल बनाने के लिए आज का ये सेशन है। आज के इसी सेशन को देखते हुए हमने पिछले दिन ही आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन का एक टास्क दिया था। अब इसके कंपोनेंट्स देख लीजिए। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ द टॉपिक, सबसे पहला मीनिंग, दूसरा कंपोनेंट्स, हम कंपोनेंट्स डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद
यूजेस एंड एडवांटेजेस। तो यूजेस एंड एडवांटेजेस भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और आखिरी में वो एक डिस्कशन है, वो पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपको मदद करेगा, रिप्रेजेंट योरसेल्फ। ये पर्सनल इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, जो आखिरी टॉपिक हमने आज के टॉपिक में रखा है, ये पर्सनल इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, उससे अलग है, लेकिन आज के हमारे डिस्कशन का एक हिस्सा है। सबसे पहला कि व्हाट इज अ पर्सनल इंट्रोडक्शन। आपका जो इंट्रोडक्शन होता है, कहा जाता है इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, वही पर्सनल इंट्रोडक्शन है। पर्सनल इंट्रोडक्शन का मतलब आपका इंट्रोडक्शन। अब ये है कि इसमें क्या करना चाहिए। दिस इज एन ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मेनली ये ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें आपको बोलना क्या होता है, यू नीड टू स्पीक अबाउट, इसमें मिसप्रिंट है, आप उसको चेक कर लेंगे। यू नीड टू स्पीक अबाउट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ। पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपको अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी और अपने आप के बारे में कई एस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन देनी होती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है वो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। दिस शुड कंटेन योर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है। पर्सनल इंट्रोडक्शन की मीनिंग के अंदर हमने सबसे पहले क्या, हमने मीनिंग को एक बार पूरा हम लोग पढ़ लें। दिस इज एन ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मेनली। In this, you need to speak about several aspects, not only one aspect, several aspects of yourself. This should contain your relevant information as per the requirement of the situation. यानी कि वक्त की जैसी जरूरत है, हालत की जैसी जरूरत है, या उस वक्त जो जरूरत है, उससे, उस जरूरत से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन में बोलना चाहिए। अब इसमें एक और बात हमने बता दिया है कि पर्सनल इंट्रोडक्शन कैन बी रिटन ऑल्सो इन द सेम मैनर। तो पर्सनल इंट्रोडक्शन ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी है और रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी है। हमने आपको बता दिया कि ये पहला फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, और ये हर एक इंसान की जरूरत है। दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, ये हर एक इंसान की जरूरत है। आज आप स्टूडेंट हो तो भी आपकी जरूरत है, कल आप जॉब एप्लीकेंट हैं तो भी आपकी जरूरत है, आप ऑर्गेनाइजेशन में जा चुके हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं तो भी जरूरत है, मैनेजरियल लेवल पे हैं तो भी जरूरत है, आप लीडरशिप लेवल पे पहुंच गए तो भी ये आपकी जरूरत है, आप सोशल लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं वहां भी आपकी जरूरत है, यहां तक कि आप पर्सनल लेवल पे अपने घर में अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, या नए मुलाकात करने वालों से, या आपकी जिंदगी में जो शख्स नया आया है उससे मुलाकात करने में और बात करने में आपको अपना प्रॉपर और एप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन देना है, ताकि उसको ये मालूम हो कि हम किस इंसान के साथ हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन यू नीड टू प्रोड्यूस योर पर्सनल इंट्रोडक्शन। ये बात हमें पहले से जानने और समझने की जरूरत है। अब हम लोग बात करेंगे पर्सनल इंट्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्वालिटीज, या इसके बॉडी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आगे भी हम बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल इंट्रोडक्शन, सबसे पहला इसमें किसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सनल इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं और हम अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन में किसी और बात को, या किसी और की बात को, या किसी और चीज को डिटेल देने लगते हैं, जबकि वो गलत है। पर्सनल इंट्रोडक्शन इज इंट्रोडक्शन ऑफ यू, ये आपकी इंफॉर्मेशन है। तो लिहाजा सारी इंफॉर्मेशन जो भी होगी, थोड़ी बहुत हो सकता है कि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें इनपुट करें, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आप पर्सनल इंट्रोडक्शन में देते हैं वो आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन में पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, अब इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे एज फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि यहाँ पे हमने अदर इंफॉर्मेशन लिखा है, तो हो सकता है आप अभी सोचें कि अदर इंफॉर्मेशन क्या। एज फॉर एग्जांपल,
अगर बायोडेटा लिखा जा रहा है और किसी की शादी ब्याह है तो उसमें पर्सनल, एजुकेशनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन तो हो गई। अदर इंफॉर्मेशन में उसकी फिजिकल इंफॉर्मेशन, वो कितना लंबा है, सेहत उसकी कैसी है, रंग उसका कैसा है, etc। तो ये अदर इंफॉर्मेशन आ गई। इसके अलावा भी अगर आप पर्सनल प्रोफाइल लिख रहे हैं तो इसके अलावा इंफॉर्मेशन की जरूरत है, या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनल इंट्रोडक्शन इज दिस कैन बी स्पोकन और रिटन, ये दोनों हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस। इस बात पे आप ध्यान दीजिए, जब हम पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल इंट्रोडक्शन देते हैं तो पर्सनल इंट्रोडक्शन में एक स्ट्रक्चर और एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, वो बेहतर है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन इस तरीके से देते हैं जैसे कि बटोर लिया है आपने, ढेर सारी चीजों को एक साथ बटोर लिया है। अब उसमें कोई सीक्वेंस नहीं, कभी उछल के उधर जाते हैं, कभी उछल के इधर आते हैं, कभी यहाँ का वहां, कभी वहां का यहाँ, कभी ये बात, इस बात के बाद फिर बहुत ज्यादा दूर की बात, फिर नजदीक की बात, फिर दाहिना की बात, फिर बाया की बात। दिस मीन्स देयर इज नो सीक्वेंस एंड देयर इज नो स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस reduces the quality and effectiveness of your personal introduction. पर्सनल इंट्रोडक्शन में इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड और सीक्वेंशियल होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दिस नीड्स टू बी पर्पसफुल एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। पर्सनल इंट्रोडक्शन बामकसद होना चाहिए, बेमकसद नहीं। किसी भी आप अभी ट्रेनिंग के दौरान नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट इंप्रेशन की, कि हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बहुत सुना होगा, उसमें और भी कंट्रीब्यूटर्स हैं। ऐसी बात नहीं है कि पर्सनल इंट्रोडक्शन इज योर सोल कंट्रीब्यूटर, ऐसा नहीं है, but this is a major contributor of your first impression. As for example, आप किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वो होगा कितने देर का और कितनी बार का, दैट इज वन टाइम इवेंट। वो तो वन टाइम इवेंट। अब उस वन टाइम इवेंट में आप अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट करेंगे, that would create your impression across the world. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप अटेंड कर रहे हैं, वहां स्पीच देने के लिए गए हैं, या प्रेजेंट करने के लिए गए हैं, या पेपर प्रेजेंटेशन है, या कोई भी रोल है, तो आपका इंप्रेशन इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से, किस चीज से क्रिएट होगा, कौन से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंटली। तो दिस पर्सनल इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एट दैट स्टेज. We need to be aware with the objective of our personal introduction. पर्सनल इंट्रोडक्शन का मकसद हमें मालूम होना चाहिए। क्लास में अगर पर्सनल इंट्रोडक्शन हो रहा है तो उसका मकसद है जानकारी, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप पर्सनल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है, उसका मकसद, आपका मकसद होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए कंपनी, isn't it? अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उस वक्त भी आपको आपका मकसद क्लियर होना चाहिए, etc. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमने मेंशन करने की कोशिश किया है, द इंफॉर्मेशन इन योर पर्सनल इंट्रोडक्शन शुड बी ऑथेंटिक। यानी आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन सच्ची होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत भी होती है और बहुत सारे लोग अपनी जरूरत को, जैसे एज फॉर एग्जांपल जॉब हासिल करने के लिए वो झूठे सर्टिफिकेट या झूठा एक्सपीरियंस उसमें लिख देते हैं, लेकिन दरअसल ये सजेस्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया कि इंटरव्यूअर है, वो तो आपसे क्रॉस चेक करेगा ही करेगा। आपने कोई इंफॉर्मेशन दे दी कि मेरे पास ये स्किल है, ये टैलेंट है, ये एक्सपीरियंस है, हमने इस कंपनी में काम किया है, या हमारे पास ये डिग्री या ये सर्टिफिकेट या ये एक्सपर्टाइज है, इंटरव्यूअर फिर क्रॉस चेक करेगा, और अगर वो आपके पास है नहीं तो फिर आप झूठे साबित हो जाएंगे। तो उसी तरीके से सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में
अपने रिश्तेदारों से, अपने नई शादी जिनसे हुई, जो आपकी जिंदगी में पहली बार आए हैं उनसे, या अपने घर वालों से, या दोस्तों से, या रिश्तेदारों से, या समाज में, या कंपनी में, या जूनियर्स से, या सीनियर्स से कोई वैसी गलत बात ना बोलें जो आगे जाकर के आपको नुकसान पहुंचा। इसलिए आदत ही यही होनी चाहिए कि हम हमेशा सच बोलेंगे और ऑथेंटिक बातें करेंगे। हाँ, अपनी क्वालिटी वैसी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर सचमुच में क्वालिटीज ही वैसी हो जाए कि हमको कभी झूठ का सहारा ही ना लेना पड़े। तो वी नीड टू एक्चुअली बिलीव इन कॉम्पिटेंस ऑल्सो। हमें भरोसा करना चाहिए किस चीज पे? सलाहियत पे, कॉम्पिटेंस पे, असलियत पे, ऑथेंटिसिटी। मूव अहेड। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हम पर्सनल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या पर्सनल इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, यानी आपसे कहा गया पर्सनल इंट्रोडक्शन लिखो या आपसे कहा गया पर्सनल इंट्रोडक्शन दो। जैसे अभी हम आखिरी सेशन में हम लोग यही करेंगे, पर्सनल इंट्रोडक्शन हम आपसे कहेंगे कि आप दीजिए। तो उसका कंपोनेंट क्या होता है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या हिस्से होते हैं। सबसे पहला उसका हिस्सा है, देखिए आप सभी लोगों को टास्क हमने दिया था। आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ने, कई पार्टिसिपेंट ने उस काम को किया, मेहनत किया माशाल्लाह, और अच्छा भी लिखा, काफी अच्छा लिखा। और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया। तो जिन्होंने नहीं किया, अगर उनको नहीं आता था तो वो आज सीख लें कि हम अपने बारे में अगर बोलना चाहते हैं तो हमको क्या बोलना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको बोलना ही नहीं आता कि सर बोलें क्या, बोलें क्या। हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन सर बोलना नहीं आता है। हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन घबरा जाते हैं। हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि हमें हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल की कमी है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कौन सी कमी है? तो हमें पर्सनल इंट्रोडक्शन में स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं आता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे पर्सनल इंट्रोडक्शन के कंपोनेंट्स की, यानी जब भी आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन बोलने के लिए कहा जाए या लिखने के लिए कहा जाए तो आप उसमें क्या करेंगे? आप इस बॉडी के हिसाब से, जो बॉडी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से जितने कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स आप बोलेंगे। तो ये हैं क्या? हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमको अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन में क्या करना है? सबसे पहला सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब, जैसे आपने किसी से मुलाकात किया, आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। ये है सैल्यूटेशन। तो जिसने आपको इजाजत दिया है या जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप ये काम कीजिए, तो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट, आपने सलाम किया, दुआ किया और कहा शुक्रिया मुझे ये मौका देने के। आप पहले, अभी हमने आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, पहले अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके साथ साथ फिर अपनी हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को ठीक कीजिए। हमने कंफ्यूजन में क्लैरिटी लाने की कोशिश किया था। लैंग्वेज इज नॉट कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज ओनली वन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो मुझे ये लगता है कि आप सभी का कंसेप्ट, ये जो बेसिक कंसेप्ट है जहां कंफ्यूजन होता है, वो बेसिक कंसेप्ट हमने शायद क्लियर किया है, करने की कोशिश हमने किया है। सबसे पहला, अब कंपोनेंट्स की बात कर लीजिए दोबारा। सबसे पहला हिस्सा एक्नॉलेजमेंट एंड सैल्यूटेशन। अब दूसरा क्या है? योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी क्या है? आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके फादर का नाम और आपका प्लेस, कहां आप रहते हैं, ये इतना इनफ है। इसके अलावा भी आप दे सकते हैं, अगर मान लिया कि आप जरूरत समझें या आपके पास दूसरी बातें बोलने के लिए नहीं है, तो फिर इसके अलावा भी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में या और जगहों के बारे में, घर के और मेंबर्स के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत दरअसल हमेशा नहीं है। ये दो हिस्सा हो गया। तीसरा हिस्सा क्या है? योर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका इंस्टीट्यूशन जहां से आपने किया है, और अगर जरूरत है तो साल बताइए, जरूरत नहीं है तो आपने नहीं बताया तो कोई बात नहीं। और सर्टिफिकेट्स, कोई और सर्टिफिकेट्स आपके पास है एजुकेशन में तो सर्टिफिकेट्स के बारे में बताइए, और इंस्टीट्यूशन बताइए। अब चौथा कंपोनेंट पर्सनल इंट्रोडक्शन का, योर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है?
योर वर्क एक्सपीरियंस, यानी अगर आपने जॉब किया है तो उसका एक्सपीरियंस बताइए कि आपने कितना साल किया है, कहाँ किया है। अभी अगर किसी पोस्ट पे हैं तो वो करेंट पोस्ट बताइए। लेकिन मान लिया कि अभी आप फ्रेशर हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके पास अभी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या बताएंगे? आप अपना करियर एस्पिरेशन बताएंगे, आप कौन से करियर को पसंद करते हैं और कौन से करियर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो बताएंगे। और क्या बताएंगे? आप उस करियर के लिए आपके अंदर करियर एस्पिरेशन, करियर एस्पिरेशन का मतलब होता है कई एस्पिरेशन का ये कम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर आपको लीगल सर्विसेज में जाना है तो आपको लीगल एजुकेशन की जरूरत है, लीगल कॉम्पिटेंस की जरूरत है, उस प्रोफेशन में इस्तेमाल होने वाली या उस प्रोफेशन के लिए जो रिक्वायर्ड पर्सनैलिटी है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, जैसे आर्ग्यूमेंटेशन स्किल, जैसे लीगल एक्यूमेन, तो ये सब क्या है? ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दीज ऑल आर कॉल्ड व्हाट? दीज ऑल आर कॉल्ड करियर एस्पिरेशंस। अब एस्पिरेशन में आपका इंटरेस्ट, आपका विजन, आपका एम, आपकी लाइकिंग, आपकी करियर अपॉर्चुनिटी, ये सब करियर एस्पिरेशन के कंपोनेंट्स हैं। करियर ऑब्जेक्टिव, करियर ऑप्शंस, ये सब क्या है? ये आप अपने प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप क्या मेंशन करेंगे अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन में? प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन के बाद आप अपने स्ट्रेंथ्स को मेंशन करेंगे। तो स्ट्रेंथ कहते किसको है? आपकी जो क्वालिटी है वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो कौन कौन से स्ट्रेंथ होते हैं? एज फॉर एग्जांपल, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं, कंप्लीट का मतलब दिस इज नॉट ऑल, यू कैन हैव अदर स्ट्रेंथ्स आल्सो। स्ट्रेंथ में जैसे जिस सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं उस सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन भी आपका स्ट्रेंथ है और उस सब्जेक्ट का नॉलेज कॉम्पिटेंस आपकी स्ट्रेंथ है। जो एबिलिटीज हैं सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट के अलावा, एबिलिटीज और कॉम्पिटेंस, दीज आर योर स्ट्रेंथ। योर एक्सपर्टाइज आर स्ट्रेंथ, योर स्किल्स एंड टैलेंट्स, दीज आर स्ट्रेंथ्स। अगर आपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किया है वो आपका स्ट्रेंथ है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वगैरह किया है, आपने सीखा है, वो आपका स्ट्रेंथ है। आपने अपनी अपना मार्केट वैल्यू बनाया है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे यू आर ए गुड लर्नर, ये आपकी स्ट्रेंथ है। यू आर डिसिप्लिन्ड, ये आपकी स्ट्रेंथ है। यू लाइक चैलेंजेस, आप चैलेंजेस पसंद करते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप डिलीजेंट हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। पब्लिक स्पीकिंग आपके पास है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आप डिपेंडेबल हैं, दीज ऑल आर योर स्ट्रेंथ्स। अब उसके बाद वीकनेस मेंशन करेंगे। वीकनेस क्या है? अगर आप अपने सब्जेक्ट में कमजोर हैं या जिस नॉलेज में आप कमजोर हैं, वो नॉलेज जिसकी जरूरत है लेकिन आप उसमें कमजोर हैं, तो वो आपकी वीकनेस है। उसके बाद पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स में अगर कहीं पे कमी है, जैसे कॉन्फिडेंस में कमी है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज योर वीकनेस। कम्युनिकेशन में कमी है, जैसे मान लिया कम्युनिकेशन का हमने अभी आपको कंसेप्ट दिया, लास्ट सेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हमने आपको बताया। रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, ओरल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, इमेज मैनेजमेंट होता है, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। इतना फिर नॉलेज ओपन होने के बाद फिर आपको ये लगता है कि हमको मेरा कोई एरिया है जो वीक है, तो आप वहां पे लिखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेरा वीक एरिया है। पर्सनैलिटी के कोई और अदर एस्पेक्ट्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे अगर हमारी आदत है काम को डिले कर देने की, अगर हमारी आदत है वो करने की जो सब कर रहे हैं और हमको खुद मालूम नहीं है कि हम दरअसल क्या चाहते हैं, तो ये जो कंफ्यूजन है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन है, ये वीकनेस है। यहां तक कि ये वीकनेस आगे जाकर के थ्रेट बन जाती है, यानी कि कामयाबी में रुकावट बन जाती है। इसके अलावा पुअर पर्सनालिटी, पुअर स्किल्स, कोई इसेंशियल नेसेसरी स्किल जिसकी आपको जरूरत है आपके जॉब में, आपके काम में, आपकी प्रेजेंट लाइफ में, और वो आपके पास कम है, तो वो आपकी वीकनेस है। कम्युनिकेशन को भी हमने यहाँ पे, अगर पुअर कम्युनिकेशन है तो वो भी आपकी वीकनेस हमने लिख दिया। पर्सनल इंट्रोडक्शन में अब इसके बाद और क्या लिखना चाहिए? योर लाइकिंग्स, यानी लाइक्स, आप क्या पसंद करते हैं, ये भी आपकी इंफॉर्मेशन है। व्हाट यू लाइक, जो आप पसंद करते हैं,
व्हाट यू प्रीफर, जिसको आप प्रीफर करते हैं, जिसको आप ज्यादा पसंद करते हैं, व्हाट यू आर फॉन्ड ऑफ, जिसके आप शौकीन हैं, एंड व्हाट यू एंजॉय। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, आप उसको चेक कर लेंगे। व्हाट यू एंजॉय, क्या आप एंजॉय करते हैं। जैसे मान लिया कि आप मेरी बात अगर करेंगे तो आई प्रीफर मोर चैलेंजिंग वर्क। मेरे सामने दो काम रखिए, एक आसान एक डिफिकल्ट, तो जो डिफिकल्ट होगा वो हम पसंद करेंगे, हम प्रीफर करेंगे। फिर अगर और बात करेंगे कि व्हाट आई एंजॉय, तो आई एंजॉय challenges again, I enjoy difficult work, I enjoy not easy work, जो काम आसान नहीं है वो हम पसंद करते हैं। तो दिस डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी, या आपकी अपनी पर्सनैलिटी, अपने एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं, isn't it? और you enjoy truthfulness, आप ट्रूथफुल, सच्चाई पसंद करते हैं, आप बहादुरी पसंद करते हैं, आप इंसाफ पसंद करते हैं, आप हाई परफॉर्मेंस पसंद करते हैं। यू डू नॉट लाइक मेडियोक्रिटी, आप मीडियोकर परफॉर्मेंस पसंद नहीं करते, आप लो परफॉर्मेंस पसंद नहीं करते, जैसा है वैसा चलता है ये पसंद नहीं करते, आप हाई परफॉर्मेंस करना पसंद करते हैं। दिस इज योर लाइकिंग। अब इसके बाद योर डिसलाइक्स, आपकी नापसंद चीजें क्या है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन में। व्हाट यू डू नॉट प्रीफर और व्हाट यू बेटर इग्नोर, ये जो व्हाट यू डू नॉट प्रीफर और व्हाट यू बेटर इग्नोर, ये पर्सनल लाइफ में अगर पर्सनल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां पे इसकी जरूरत ज्यादा होती है, और ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल सिचुएशन में इसकी जरूरत ज्यादा नहीं होती है, अनलेस, जब तक कि नहीं आप इसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर लीजिए, तब जब तक कि आप एक्सपर्ट नहीं है कम्युनिकेट करने में और बातों को हैंडल करने में, सिचुएशन को समझने में और सिचुएशन का फायदा उठाने में, तब तक फिर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा खेल नहीं सकते इन पॉइंट्स से। तो इन पॉइंट्स की जहां पे जरूरत पड़े वहां पे मेंशन करेंगे, और जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे मेंशन करना फिजूल है, नहीं करेंगे। व्हाट यू डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब बहुत नापसंद करना, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं डिसलाइक्स में। व्हाट यू कैन नॉट टॉलरेट, और फिर वो चीज जिसको आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, झूठ और धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एज फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट, अब आप अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन कर सकते हैं, योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपके एम क्या है, आपके जॉब का एम क्या है, अभी काम करने का एम क्या है, लाइफ का एम क्या है, और क्या आप अपने एग्जिस्टेंस, अपने वजूद का ही मकसद पहचानते हैं, जानते हैं। तो व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू अचीव, विच विजन एंड मिशन यू वांट टू लीव, ये जो तीसरा कंपोनेंट इसके अंदर लिखा है हमने, विच विजन एंड मिशन यू वांट टू लीव, अपने मकसद को ही जीते। ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये उसके ऊपर अप्लाई होगा जिसने अपने जिंदगी में एक मिशन और एक विजन क्रिएट किया है और वो उसी को हासिल करने के लिए चल रहा है। लेकिन ये उसके पास होगा जो अपनी जिंदगी की जो बेसिक जरूरत है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज नॉट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मंथ्स। अल्फाज पे ध्यान रखिए और बातों पे ध्यान रखिए। जिंदगी का मकसद, जिंदगी के खर्चे को पूरा करते रहना, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, दैट इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ योर लाइफ। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड विजन एंड मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। जिंदगी की जरूरत और जिंदगी का मकसद, ये दोनों एक नहीं, ये दोनों अलग है। लेकिन अगर हम जिंदगी की एक जरूरत को अपना मकसद बना लेंगे तो वी वुड एंड अप इन अ वेरी शॉर्ट थिंग, बहुत ही महदूद और बहुत ही छोटी और बहुत ही छोटी संकुचित मेंटालिटी के साथ हम जिएंगे। इसीलिए सबसे पहला सेशन हमने लिया था, डू यू नो हु यू आर, तुम हो कौन, क्या तुम जानते हो। यू आर अ यूनिवर्सल पर्सनैलिटी, यू आर अ ग्लोबल पर्सनैलिटी, you are a national personality, you are a social personality, and you have to be a successful individual professionally and personally also। ये पहला सेशन हमने इसी लिया था
ताकि आपको एक बड़ा विजन लाइफ के लिए मिल सके। जिंदगी की जो जरूरत है वो जरूरत है, और जो मकसद है वो आगे होना चाहिए, और वो हमें वाकिफ भी हमको उससे होना चाहिए। अब इसमें योर शॉर्ट टर्म्स गोल, योर लॉन्ग टर्म्स गोल, इसके अलावा योर एक्शन प्लान, आपका एक्शन प्लान क्या है, आप इस पे भी पर्सनल इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे हम आपको जब टास्क देंगे आज या कल कि आप पर्सनल इंट्रोडक्शन पे बोलिए, तो अब आप दोबारा जो पर्सनल इंट्रोडक्शन बोलेंगे और लिखेंगे उसमें एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो एक पैराग्राफ का एक ऐसे नहीं होना चाहिए। अब जो हम आपको देंगे तो आपके पूरे इंट्रोडक्शन में उतने पैराग्राफ्स होने चाहिए जितना पैराग्राफ या जितने सब टॉपिक्स में हमने ब्रेकअप किया है अभी आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन, जितने कंपोनेंट हमने बनाए उतना पैराग्राफ होगा आपका। कोई पैराग्राफ छोटा होगा, हो सकता है कि 1 ही 2 लाइन का हो जाए, और कोई पैराग्राफ हो सकता है कि 5 6 7 8 10 लाइन का भी हो जाए। तो अगला जो टास्क हम देंगे वो आप उस तरीके से करेंगे। योर एक्शन प्लान, एक्शन प्लान में लिस्ट ऑफ टेकन एक्शंस, आप अभी तक अपने मकसद को हासिल करने के लिए क्या क्या एक्शन ऑलरेडी ले चुके और ऑलरेडी लिए हुए हैं, और फिर आगे आप क्या करेंगे एक्शन प्लान। ये आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। क्या आप सभी लोग हमारी बात सुन रहे हैं? रेज योर हैंड्स। ठीक है, गुड। पर्सनल इंट्रोडक्शन के कंपोनेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहां योर एक्शन प्लान थे, यहां आपने कंप्लीट कर लिया। अब क्या है योर कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब अपनी पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में सिर्फ एक लाइन कह देना। अब उसके बाद आखिरी है थैंक्स एंड एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट पहले भी किया था आपने। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है मानना। क्या मानना? एहसान मानना। तो किसका एहसान मानना? जब आप शुरुआत करेंगे तो एहसान सबसे पहले किसका? सबसे पहले अल्लाह का एहसान। उसके बाद फिर और किसको आप थैंक्स कहेंगे, यानी कि एक्नॉलेज करेंगे? जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, जिसने आपने सिखाया है, उसको कर सकते हैं। उसके बाद वहां से आप शुरू करेंगे, ये शुरुआत की बात की है। जब आप आखिर कर दिया, आपने कंप्लीट कर लिया, तो अब आप थैंक्स कहेंगे किसको? जिन लोगों ने आपकी बात को सुना और जिसने आपको जिन लोगों ने मिलकर के आपको ये अपॉर्चुनिटी दी, उनको भी थैंक्स। अब आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। दिस ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद पर्सनल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका। अब इसकी कुछ जरूरत है आपकी जिंदगी में। क्यों जरूरी है पर्सनल इंट्रोडक्शन? तो पर्सनल इंट्रोडक्शन आप भी जानते हैं, लेकिन मैं आपके सामने इन चीजों को रख दूं ताकि आप के जहन में और बातें क्लियर हो जाए। नीड ऑफ पर्सनल इंट्रोडक्शन क्या क्या है? योर इंट्रोडक्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर आइडेंटिटी। एक्चुअली आपका जो पर्सनल इंट्रोडक्शन है, आपकी पहचान ही तब शुरू होगी जब आपने अपने बारे में बताया। अगर आपने अपने बारे में हमको बताया ही नहीं, तो क्या हम आपका नाम भी जानते हैं, आपको पहचानते भी हैं, आपकी आइडेंटिटी भी जानते हैं, या क्या ये भी जानते हैं कि आप प्रेजेंट हैं या प्रेजेंट नहीं है? Isn't it? So your introduction is the first expression of your identity. आप हैं कौन और आप हैं यहां, ये कैसे होगा? जब आप अपने आप को बोलेंगे। योर पर्सनल इंट्रोडक्शन। दूसरी जरूरत क्या है आपको? इफ यू डू नॉट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वेल, आप ठीक से अपने बारे में बताएंगे नहीं, हम जानेंगे कैसे, या दुनिया जानेगी कैसे? अगर आप क्लास में, तो क्लास जानेगा कैसे? अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं तो आपको लोग लेगा कैसे? जब आप वहां एक्सेल करना चाहते हैं तो आप एक्सेल कैसे करेंगे? जब आप अपने आप को परफॉर्म करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तभी आप आगे जाएंगे। और अगर आप, हकीकत यह है कि हमने आपको बताया आप यूनिवर्सल हैं, तो फिर इस डायमेंशंस को और देखिए। जब आप अपने समाज में अपने आप को ना इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, ना अपना परफॉर्मेंस क्रिएट करेंगे, तो समाज में आप हैं कि नहीं ये पता कैसे चलेगा? आप गए, आप हैं तो भी कुछ फर्क नहीं, आप नहीं हैं तो भी कुछ फर्क नहीं। दिस मीन्स यू आर इंप्रेशनलेस। तो जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ही आपकी पहचान पैदा होगी। और जब जिंदगी में जैसी जरूरत हो वैसा हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। कहीं पे ऐसा भी है कि जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हर जगह हम करेंगे ही करेंगे, कंपलसरी है। कुछ जिंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं जब हमको नहीं करना है,
वही हमारे लिए बेहतर है। जैसे खामोशी बेहतर है, तो लाइफ में कहीं कहीं वो भी है, लेकिन पर्सनल इंट्रोडक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है। जहां जहां आपको बोलना है वहां आपको बोलना है। यू नीड योर इंट्रोडक्शन टू टेल अबाउट योर सेल्फ। योर नीड, आपको जरूरत, अपनी लाइकिंग्स, अपनी डिसलाइक और एनीथिंग टू एनीबडी इन योर लाइफ एट वेरियस प्लेसेस। पर्सनल लेवल पे भी, एजुकेशनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी, और नेशनल और ग्लोबल लेवल पे भी जब आप बोलेंगे, हमेशा महज इंडिविजुअल ही नहीं होता है, एज कम्युनिटी भी होता है, एज नेशन भी होता है। सो यू हैव टू स्पीक अप एंड सो यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड यू नीड दिस एबिलिटी। और हमने आपको पहले बता दिया कि जैसी जरूरत होगी वैसे कंपोनेंट्स होंगे और वैसी इंफॉर्मेशन उसके अंदर। ये नीड के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम पॉइंट वाइज बताएंगे और आपके लिए ध्यान में आपको आ जाएगा कहाँ कहाँ आप पर्सनल इंट्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं। योर पर्सनल इंट्रोडक्शन मेक्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन जहां भी क्रिएट करना है वहां आपको अपने इंट्रोडक्शन की जरूरत है। योर इंट्रोडक्शन एस्टैब्लिशेस योर आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी एंड इंप्रेशन। आप क्या हैं, जैसे आप एक डब्बू आदमी हैं, एक डर जाने वाले आदमी हैं, एक कमजोर आदमी है, एक खराब आदमी है, एक कंफ्यूज्ड आदमी है, या एक बोल्ड आदमी है, एक इनडिसिप्लिन्ड आदमी है, एक बदतमीज आदमी है, या एक मुहज्जब आदमी है, या एक बासलाहियत आदमी है, या एक बोल्ड आदमी है, या एक असर्टिव आदमी है, या एक बाकिरदार आदमी है, या एक लीडर है, या हालात बदल देने वाले हैं, या एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करने वाले हैं, या किसी से नहीं डरने वाले हैं। ये जो आपकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होगी आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के इंप्रेशन के बारे में, उसकी शुरुआत कैसे होगी? योर इंट्रोडक्शन एंड योर परफॉर्मेंस एस्टैब्लिश योर आइडेंटिटी, योर पर्सनालिटी एंड इंप्रेशन। अगला आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल कहाँ है? इन ऑल प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशन में आपको जरूरत है, मीटिंग्स में आपको जरूरत है, इंटरव्यू में पर्सनल इंट्रोडक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्रूशली, वेरी इंपॉर्टेंटली एंड वेरी क्रूशली, कस्टमर हैंडलिंग में आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन की जरूरत है। सोशल मीटिंग्स में, सोशल इंटरैक्शन में, जान पहचान में, अनजान जगहों पे आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन की जरूरत है। ये हम आपकी पर्सनल इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और अपने सीनियर से बात करने में, अथॉरिटीज से बात करने में ये चीज जरूरत है। तो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज टॉपिक ऑफ पर्सनल इंट्रोडक्शन। आज के टॉपिक में हमने आपको क्या बताया? पर्सनल इंट्रोडक्शन का मीनिंग बताया, पर्सनल इंट्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, पर्सनल इंट्रोडक्शन के कंपोनेंट बताए। कंपोनेंट का मतलब बॉडी ऑफ पर्सनल इंट्रोडक्शन। जैसे इंसान की एक बॉडी है, उसका सर है, उसकी गर्दन है, उसका चेस्ट है, उसका कंधा है, उसका हाथ है, उसका पेट है, उसकी कमर है, उसकी थाई है, उसका पैर है। उसी तरीके से पर्सनल इंट्रोडक्शन में भी इसी तरीके से बॉडी होती है, यानी कंपोनेंट्स। तो हमने कंपोनेंट बताया। अब आइंदा जो आप लिखेंगे पर्सनल इंट्रोडक्शन या पर्सनल इंट्रोडक्शन देंगे, तो अभी इस लेवल पे आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन में ये सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अब हम इसके अलावा जो आगे जो ट्रेनिंग हम आपको देंगे, यानी कि हम आपको ट्रेनिंग देने ही वाले हैं, प्रेजेंटेशन में आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको इंटरव्यू की ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह। और भी हो सकता है कि अगर इसमें ट्रेनिंग शेड्यूल में जो हमने आपको दिया उसमें अगर मेंशन होगा, तो और भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में हम ट्रेनिंग देंगे। उन तमाम जगहों पे पर्सनल इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल होगा, लेकिन आप देखेंगे कि आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन वहां जाकर के बहुत कॉन्साइज हो जाएगा। तो उस पर आप लोग आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि, और फिर हमने अभी आपको नीड और इंपॉर्टेंस भी इसकी बताई, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को ठीक से समझ गए होंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे।
स्क्रीन पे क्या लिखा है? रिप्रेजेंट योरसेल्व्स, यानी आप रिप्रेजेंट कीजिए किसको? अपने आप को या somebody else? Who am I? Am I? क्या हम हैं, या हम थोड़ा सा उसकी नकल है, थोड़ा सा उसकी नकल है, थोड़ा सा उसकी नकल है? Isn't it? Who I am? तो दरअसल जरूरत क्या है? I have to be I. You need to be you. तो इसमें आप देख लीजिए कुछ हमारे सजेशंस हैं। रिप्रेजेंट योरसेल्फ, डू नॉट बिकम अ डेमो ऑफ प्रिटेंशन। डेमो का मतलब समझते हैं आप? कपड़े की दुकान में आप जाते होंगे, आदमी की मूर्त बनी हुई होती है, उसी के ऊपर कपड़ा पहनाया हुआ होता है, शर्ट पहने हुआ, पैंट पहने हुआ, नकली आदमी। दैट इज कॉल्ड डेमो, इजंट इट? सो अगर हम हैं तो हमको मालूम है कि हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है। लेकिन अगर हम नहीं, अगर हम किसी और की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर हम कोई नकली बिहेवियर अपने ऊपर तारीफ किए हुए हैं, तो हमको पता चलेगा या दूसरों को पता चलेगा कि हम एक नकली पर्सनालिटी लेकर के कैरी कर रहे हैं, हम एक नकल कैरी कर रहे हैं। तो वी नीड नॉट बी अ डुप्लीकेट पर्सनालिटी, वी नीड नॉट बी अ डेमो ऑफ प्रिटेंशन। प्रिटेंशन का मतलब ढोंग, प्रिटेंड का मतलब होता है वो बनने की कोशिश करना जो आप नहीं हैं। डू वी नीड टू बी दैट? वी डू नॉट नीड टू बी दैट, वी नीड टू बिकम ओरिजिनल। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है? डू नॉट बिकम अ डुप्लीकेट ऑफ समबडी एल्स। किसी और की नकल होने की जरूरत नहीं है। अभी दुनिया में वो तमाम कंट्रीज, जिन कंट्रीज पे अंग्रेजों ने हुकूमत किया, उन तमाम कंट्रीज में अंग्रेजी का बहुत बोलबाला है, और अंग्रेजी तहजीब का भी बहुत बोलबाला है। क्यों है ऐसा, पता है आपको? ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों ने उन तमाम कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम में ये चीज पैदा की कि वहां के लोग अंग्रेजी को अपने मालिक की जुबान समझें, और अंग्रेजों के स्टाइल को अपने मालिक का स्टाइल समझा जाए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, आपके शहर में अगर कमिश्नर साहब रहते होंगे या डीआईजी रहते होंगे, तो आप डीआईजी के चपरासी को बोल दीजिए कि अरे यार तुम तो, वाह क्या बात है यार, तुम तो एकदम डीआईजी साहब लग रहे हो। तो उसको कैसा लगेगा? वो पूरा फूल जाएगा एकदम, वेरी हैप्पी, काश तो हमको डीआईजी बोल दिया गया, क्या बात है वो क्या? वह चपरासी। लेकिन जब आपने उस चपरासी को कहा कि तुम तो अपने मालिक के जैसे लग रहे हो, तो उसको और ज्यादा अच्छा लगा, ही बिकेम वेरी हैप्पी, इजंट इट? यही अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और उन तमाम कंट्रीज में, जिन कंट्रीज में अंग्रेजों ने हुकूमत किया, वहां के लोगों के जहन के ऊपर उन्होंने गुलामाना मिजाज पैदा करने की कोशिश किया है, जिसको हम लोग आज बहुत जगहों पे देख सकते हैं। इफ आई स्पीक इंग्लिश आई वुड बिकम बेटर, दिस इज नॉट सो। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, दूसरी तमाम लैंग्वेजेस भी लैंग्वेज है। वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर सेल्व्स। हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, इजंट इट? वी नीड नॉट एवर फेल कि हम जब अंग्रेजी बोलेंगे तब हम ज्यादा अच्छे होंगे, और जब हम अंग्रेज के जैसे नकली अंग्रेज जब बनेंगे तो हम ज्यादा अच्छे होंगे। That would, in that condition, we would be a duplicate personality, more identifiable, more confident, and even better personality originally. हमारे पास उनसे ज्यादा बेहतर पर्सनालिटी हो सकती है, ज्यादा कॉन्फिडेंट, isn't it? We need to, बात सही है कि हमें लैंग्वेज पे तो कमांड होना ही चाहिए। उर्दू पे भी कमांड होना चाहिए, जिस लैंग्वेज के हम स्टूडेंट हैं या जिस लैंग्वेज के हम बोलने वाले हैं, उस लैंग्वेज में स्ट्रांग होना चाहिए। उसी तरीके से अंग्रेजी भी स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी इज नॉट माय मास्टर, isn't it? Do not make anything your master. You should be your master, isn't it? And he should be your master. The Almighty should be your master. So we need not ever be in complex of inferiority. हाँ, दूसरा, डू नॉट बिकम अ डम डेमो ऑफ डुप्लीकेशन। किसी की नकल नहीं। जैसे अभी के जनरेशन में बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, खासतौर पर नौजवानों को,
कि अभी उनका तरह तरह का बाल है, जैसे कुकुरमुत्ता जो क्या बोलते हैं हम, कुकुरमुत्ता वर्ड इसलिए याद हमको आ जाता है, हमेशा बचपन में खेलते थे तो मैदान में वो जमीन में से निकल जाता था, हाँ मशरूम, वो निकल जाता था तो वो उसको हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं। तो अभी के बहुत सारे नौजवानों को आप देखेंगे कि वो मतलब वो कुकुरमुत्ता लेकर के सर पे घूम रहे हैं, isn't it? Is it their own style? दिस इज नॉट देयर स्टाइल। ये वो है क्या? ये वो नहीं है। इन्होंने किसी को देखा, किसी और को देखा और उनसे देख करके उनसे इंप्रेस हो गए, isn't it? तो उनका जो हेड है, उनका जो सर है और उनका जो बाल है, ये उनका नहीं है बल्कि ये किसी और का है। तो दिस पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी इज डुप्लीकेट ऑफ समबडी एल्स। उसके बाद फिर उनके कपड़े के ऊपर गौर कीजिए, तो कहीं से फटा, कहीं से कुछ, कहीं से चमचम, कहीं से कुछ और, isn't it? ये भी उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है, लेकिन किसका है? दिस इज नॉट हिज, ये उसका नहीं है। ये किसका है? ये किसी और का है, उसको देखा अच्छा लगा। तो दिस पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी इज अ डुप्लीकेट ऑफ समबडी एल्स अगेन। उसी तरीके से सर से पैर तक, प्रेजेंटली इन दिस मॉडर्न टाइम वी डू नॉट हैव ओरिजिनल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज। हमारे पास अभी आज के वक्त में ज्यादातर नौजवान लड़के या लड़कियां या इवन बड़े भी, दे डू नॉट हैव एन ओरिजिनल पर्सनैलिटी इन मेनी केसेस। लेकिन जरूरत क्या? व्हाट डू यू लाइक? आप पसंद क्या करते हैं? ये भी बात सही है कि उनको खुद भी ये शायद एहसास नहीं है कि आई एम अ कंप्लीट डुप्लीकेट पर्सनैलिटी। मेरा सर किसी और का, बाल किसी और का, चेहरा किसी और का, कान किसी और का, भौं किसी और की, कपड़ा किसी और का, पैंट किसी और का, जूता किसी और का, और हाथ में जो लतर बांधे हुए वो भी किसी और का। देन हु आई एम? तो फिर हम कौन है? तो फिर तुम कौन हो? तुम भी हो क्या? या तुम्हारे अंदर पूरा का पूरा नकलची पर्सनालिटी के ही एस्पेक्ट्स हैं? वी नीड टू बी अवेयर, वी नीड टू बी वी, यू नीड टू बी यू, नो योरसेल्फ, देन नो योरसेल्फ, आगे डेवलप योरसेल्फ, डिजाइन एंड डिफाइन योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ। फिर आप होइए, आप कौन है? बी मीनिंगफुल एंड इम्पैक्टफुल, देन रिप्रेजेंट योरसेल्फ। Do not represent a duplication of somebody else. Be yourself first, develop yourself, design yourself, define yourself, be meaningful, be impactful, be yourself, then represent yourself in your introduction. So this is over. आज का सेशन यहीं कंप्लीट हो गया। अगेन रिमाइंडर, सक्सेस हैबिट फॉलो करते रहिए, ट्रेनिंग मेथड्स फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज का सेशन सुनने के लिए। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अब 5-10 मिनट आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वेश्चन आंसर्स। Yes. So today we are going to discuss about some basic grammatical rules, जो कि basic हैं. In the last lecture I told you कि rule out grammatical rules, तो कुछ स्टूडेंट्स को confusion था कि बिल्कुल ही ग्रामर को बिल्कुल ही rule out कर देंगे तो फिर क्या सही है या गलत है। तो मेरा इंटेंशन ये था कि don't concentrate on some specific grammar rules, okay? कि आप उस पर अगर कंसंट्रेट करेंगे बेसिकली एवरी सेंटेंस पे, जब भी आप बोलना चाह रहे हैं तब आपने रुक गए कि नहीं इसका ग्रामर सही है कि नहीं, तब उससे क्या होता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है? तो इससे फिर आपकी फ्लुएंसी फिर रुक जाती है और आपका स्पीड भी रुक जाता है और आप डिस्करेज भी हो जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए है फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट you have to ignore this, यानी just rule out some grammatical rules, not the basic one. बेसिक इज समथिंग दैट इज अ बेस, फंडामेंटल, जिस पे कोई चीज बुनियाद होती है किसी चीज की। अब वही चीज नहीं होगी तो कोई काम कैसे शुरू हो सकता है? तो बेसिक थिंग यू कैन नॉट इग्नोर दैट। सो हम यहीं पे स्पेशली फॉर स्पीकिंग, क्योंकि राइटिंग में तो यू हैव टू फॉलो स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल्स, क्योंकि आप बिना ग्रामर के और बिना प्रॉपर सेंटेंस के, आई मीन करेक्ट सेंटेंस के, आप कोई पैराग्राफ नहीं बना सकते। इट विल बी रॉन्ग इन राइटिंग, ओके? बट फॉर स्पीकिंग, स्पीक इट आउट whatever comes in your mind, okay? आप बोलते रहें, कुछ भी बोलते रहें in that language and in English language। उससे क्या होगा कि आपकी at least first you will I mean gain confidence,
उसके बाद आपकी जो वर्ड्स के जो बोलने का वो है ना ट्विस्ट ऑफ माउथ, वो आपका सही होगा कि आप सही वर्ड को सही बोल रहे हैं. बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग. जल्दी बोलने से फिर मैं भी अटक जाती हूँ, राइट. तो इससे क्या होता है कि वो इंग्लिश को मैंने कहा था कि इसको स्लो बोलना है, रुक रुक के बोलना है, तो इसलिए हम इसको फास्ट नहीं बोल सकते. बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स फॉर स्पीकिंग. सो वी विल फोकस ऑन सम बेसिक रूल्स. Is there anything? Okay. ये स्लाइड मैंने लिया था अपनी किसी प्रेजेंटेशन से. इसमें 4 skills of language पे फोकस किया था मैंने, all 4 skills, but here I'm just focusing on the speaking skills. और वो भी speaking skills में some only basic points, that is the basic grammatical rules, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और जिनके बगैर हम एक छोटा सा सेंटेंस भी नहीं बना सकते. Or obviously when we start speaking we have to create some simple sentence, short sentences, but simple sentences, but at least still we have to make sentences. Or in some sentences you can say that we don't need the proper complete sentence, like go out, come here. इसमें क्या है? Go out. Who will go out? Obviously if I'm commanding, I'm giving you order, इसका मतलब यह है कि you go out. So you is missing. So in conversation or in speaking, it can be that you can ignore some part of the sentences or some grammatical rules. लेकिन कुछ basic चीजें हैं, we will discuss about that. अब यहाँ पे है 4 skills जो हमने पहले lectures में भी discuss किया है कि first language skill is listening skills. You have to listen first. आपको पहले सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ही तो आप कॉपी कर सकते हैं ना. सुन सुन के भी इंसान सीखता है, और सुन के देख के जो भी हो. तो यू हैव टू फर्स्ट लिसन एंड कॉम्प्रिहेंड नेटिव्स व्हेन दे स्पीक. आप समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोल रहा है, जो इसकी जो जुबान है वो अपनी ही जुबान में वो क्या बोल रहा है. तो एंड हाउ दे आर स्पीकिंग, यानी हाउ दे आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड, वो किस तरीके से और किस तरह से वो इस वर्ड को बोल रहा है. वॉच एंड अंडरस्टैंड मूवीज, टेलीविजन एंड एनी काइंड ऑफ वीडियो in that language that you are learning. So आपको listening is also important. Second language is skill is speaking. उसके बाद आप फिर वो उसको copy करते हैं, imitate करते हैं, phrases, sentences, words. You can engage natives in conversation. आप natives अगर नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, you don't have to worry about this. You can create a group. आप उस group को create करें, आप एक दूसरे के साथ बोलें और साथ में एक नेटिव ऐसा कुछ कुछ ऑडियो लगाएं जो आप सुन रहे हैं. देन यू आर कॉपिंग एंड देन यू आर टॉकिंग विद ईच अदर, इन योर ग्रुप. आप अपने ग्रुप में बातें कर रहे हैं बट यू आर फॉलोइंग दोज एक्सेंट, दोज वर्ड्स. ओके. फिर आप एक काइंड ऑफ यू बिकम अ लीडर. आप अपने आप को खुद को फील करें कि यू आर गिविंग ए स्पीच टू देम. आपस में ही, ऐसा नहीं कि आप बाहर जाकर के यू हैव टू गिव ए स्पीच. आपस में ही स्पीच दें और फिर एड्रेस करें और इमेजिन करें कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है या आपके ऑडियंस हैं. स्पीक इट आउट. आप उसके साथ बोलें, कुछ भी बोलें, कोई भी टॉपिक, एनी टॉपिक यू कैन टेक. सो we will discuss about in detail. Then the third skill is reading skill. अब इसमें आपको चाहिए, अब बोलने के लिए भी आपको चाहिए words, vocabulary. So you will find out this vocabulary from reading any text, from newspaper, from books, from magazines, from notices, for anything. You have to find the words and then interpret in country signs, alerts, notices. Here we don't have in detail because I did it for my the last presentation, we call it. Okay, so you can interpret any sign, alerts, notices, explain it to yourself, find out what it is written about, find out the words. Okay, so reading is important for you because alerts and notices on signs, it has some important words that you have to understand, because each word in notice, they don't describe everything in detail. Okay, so a specific word gives all the meaning, all the explanation. Writing, the fourth skill. At the end, you have to start writing after what you listen, whatever you have read. Now you can create the sentence, some particular, the structure of sentence, how it is written. Even you don't study grammar separately, you can learn this grammar. This is called structure.
sentence structure from reading passages. Because when you read the passage, you find how it is written. Where is the noun? Where is the name? How it end? How they end the sentence? Why there is comma? So you try to find out, you try to interpret it, and then you learn it. Then at the end, you are able to write a paragraph, an essay, an article, or a letter or email in different forms because you have read it a lot. So reading is very important. Okay. Now we have some basic grammatical rules. I haven't taken all the rules or all the grammar. This is important because I have faced or I have seen in my among my students who make lots of mistake with this. So obviously you are also my students, so I can apply here. Okay. In the sentence, is no example. First, I just suggest you to have a paper and pen. Do you have it? If not, please take a paper and pen with you. Always keep it with you. Okay, fine. That's good. So always have a paper and pen and then write a small sentence. You have the subject and predicate. You know that because in schools you have studied that. But here, when you are speaking, don't ignore this format. First, subject. Who is saying? I am saying. I do. Okay. I am Sharma. Right? So I here is, or I am here is subject. Who is? Who is Sharma? Right? So, and I am what? अब इसे है कि I am तो ये आपका subject हो गया I, right? Am what? मैं क्या हूँ? क्या कर रही हूँ? Okay? I am Sharma. So these are, whatever it is. I am a teacher. So a teacher, my name, whatever comes after subject, that is predicate, right? A predicate is the other part of the sentence. It can be longer in writing, it can be shorter. Okay? अभी shorter में भी है, longer में भी. आपको verb की जरूरत पड़ेगी because without a verb there is no sentence, right? So it is very important when you say a word और आप कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले आप किसके बारे में बोल रहे हैं, इसके बारे, अपने बारे में या उसके या इसके या तुम्हारे बारे में, जो भी है, you, he, she, they, it, whatever, this is a pronoun. Okay. So okay, next, if you need to add, you can add object. Okay, I'm a teacher, fine, this is a complete sentence. No need to add any object, or no need to say anything more if it's enough. But if there is something that someone is asking, आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? Where are you teaching? Okay, or where are you staying? So I am staying or I am teaching in. In के बाद ये preposition है जो आपके object को जोड़ता है. कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, what you are doing, what, where, how. अब चाहे adverb भी हो सकता है और कुछ भी place भी हो सकता है, noun भी हो सकता है. तो आप इसमें ये ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हमें ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इट्स अ मस्ट. अब ये है, आई जस्ट टोल्ड यू दैट गो आउट, कम हियर, ओके, शट द डोर, ओपन द विंडो. अब इसमें क्या है, ओपन वर्ब है, विंडो इज ऑब्जेक्ट है, बट हु, यू ओपन द विंडो इन कोलोकेशन, इसके इट्स ओके फाइन बिकॉज दिस इज एन ऑर्डर. सो इन ऑर्डर आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है, ये करो वो करो. हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ये करो वो करो, ये नहीं कहते कि तुम ये करो. तुम इज ऑब्वियस, वो ऑब्वियस है. क्यों? बिकॉज आई एम ऑर्डरिंग यू, आई एम गिविंग द ऑर्डर टू यू. तो यू तो ऑब्वियस है. लेकिन अगर हम ये बोलते हैं शट द डोर, तो इसका मतलब ये कि आपको बोलना है. लेकिन अगर मैं अपना कहना चाह रही हूँ कि मैं आई शट द डोर, आई क्लोज द विंडो, ओके, तो इसमें मैं तो बोलना ही पड़ेगा. क्योंकि हु, व्हाट, I am closing the window, I closed the window, right? तो इसमें क्या है, who did this, I closed, who did this, I. तो इसमें सेंटेंस में बहुत जरूरी है. आप छोटे छोटे सेंटेंस भी बनाएं, अभी भी आप बना सकते हैं, सुनते सुनते भी आप बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस विथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, व्हाटएवर. लेकिन सब्जेक्ट एक होना चाहिए और साथ में प्रेडिकेट में वर्ब होना चाहिए, इवन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट और एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके. सेकेंड थिंग जो बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं वो टेंसेस. ठीक है, पास्ट टेंस कहाँ पे यूज करना है, प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज करना है, फ्यूचर. फ्यूचर तो ऑब्वियसली इट्स वेरी क्लियर दैट वी विल गो इन फ्यूचर.
I do. Okay, did, am, ing. Okay, इसको मैं बहुत ही अलग अलग से मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. जब आप कुछ चीज बता रहे हैं, जैसे मैं पिछली बार में 2 टास्क दिया था, एक रूटीन लाइफ यानी योर हैबिट्स, योर हैबिचुअल एक्टिविटीज, और एक था अबाउट टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो उसमें इट्स फाइन दैट यू कैन यूज समथिंग अबाउट प्रेजेंट, सम अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, उसमें फ्यूचर भी यूज हो सकता है. समथिंग यू डिड, यू अचीव्ड इन द पास्ट, उसमें पास्ट भी आप यूज कर सकते हैं. बट व्हेन यू टेल समथिंग अबाउट योर हैबिचुअल और डेली रूटीन, यू हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस. Last, the third or fourth assignment आपका activities था. Tell me something about your, I don't remember exactly. It was, I think, about the past or happening. Yes, I remember that. Happening, and what is happening right now? So you have to use the present continuous. Okay, yani am, ing. I am doing this. He is doing this. She is writing. He is, whatever. There are so many verbs, and here also you need to know or learn some vocabulary. अब साथ साथ जैसे आप सेंटेंस बना रहे हैं, अब vocabulary भी learn करते जा रहे हैं. वो क्या कर रहा है, इस काम को क्या बोलते हैं, what is doing. अब उसको फिर ing लगाएं, अब उसको verb बनाएं. Okay. एक और मिस्टेक ये होती है, we will do with this, that I did and I have done. So many students say that I have done this, I have entered. No, not, you don't have to use always have. आपने अगर यही काम बहुत अभी किया है, I just did it, मैंने अभी ये किया है, I did that, I finished that, not that I have finished, क्योंकि मैंने काम अभी किया है. Right? I heard you, not that I have heard you. I heard you. What did you say? Not what have you done or what have you said. कुछ स्टूडेंट्स कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि बहुत ज्यादा have का इस्तेमाल करते हैं, वो गलत है. If your activity is done just recent past, यानी आपने अभी मुझे सुना है, आपने अभी लिखा है, आपने अभी ही काम किया है, you just finished it now, तो आप उसको have और had की जरूरत नहीं है. Use it very very simple. स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में उसको हमेशा आप बहुत सिंपल रखें. Okay, I went outside. He arrived, not that he have arrived. वो बात की बात है, अब have देखेंगे हमें कहाँ पे यूज करना है, वो बात की इन राइटिंग. बट फॉर स्पीकिंग डोंट फोकस ऑन दिस have not, I mean too much. आप इस पे ज्यादा यूज मत करें. Just do it. I mean आपने कुछ काम हुआ है. He came and entered. Simple past है. Entered the room. He took the pen. He started writing. Not that he have started or he have entered. No need for that. He has, or sorry, he has entered or he has started. No, just simple things. Recent past, और recent past में जरूरी नहीं कि सिर्फ 1-2 घंटा और 1 दिन भी हो सकता है. ठीक है. So better you use simple past to describe a thing that happened just before now. अभी कुछ देर पहले से, अभी से पहले कोई भी काम हुआ है, उसके लिए आप did use कीजिए, simple past use कीजिए. Okay. I finished, I completed, I wrote. Okay. And be, do, have. इसके भी बहुत important है. Just like अभी मैंने do और have में differentiate किया. So be, is, am, are. So इससे पहले भी अगर subject है, उसके according आपको क्या use करना है. It's very important. अब be, is, am, are. अब चूंकि डिपेंड करता है रीजन्स पे और स्टूडेंट्स से भी डिपेंड करता है, उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है. हमारे स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, ये लेवल जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग लेवल पे हैं, कि कहाँ पे इज करना है, कहाँ पे आर करना है, और कहाँ पे डू एंड कहाँ पे डज. बी एंड सॉरी, इज, एम, आर आप जब वो अब यूज करते हैं, जब आप ये सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. आई एम अ टीचर, you tell something about you. Okay. और जब एक्शन की बात करते हैं, कुछ कर रहे हैं, then ing is a must to use with the verb when you use I am, we are, you are, she is. So in this way you have to use ing with the form, not just I am discuss about this thing. अब एक और चीज है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वो करते हैं लर्नर्स, कि I am agree. Wrong. ठीक है. I am agree ना, मैं अग्री नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ. राइट. सो ये अगर आप सिंपल वर्ड बोलते हैं, I am what, मैं क्या हूँ, वो चीज अलग है. ठीक है. You are telling about something. But I am
अगर कोई एक्शन है उसके आगे अग्री इज अ एक्शन, आई एग्री और आई डिसएग्री whatever, so you have to use ing. Yes, I am agreeing, but usually this is wrong. We can say it's wrong completely because the sentence is correct, but usually we say I agree simply. I do not agree. I agree with you 100%. I disagree with you. But please don't and never use I am agree. Okay. Next, we have preposition. Preposition tells the position of something. If we don't use preposition, the listener will be confused. कहाँ है ये, किधर बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है. Okay, so above या below, नीचे है या ऊपर है, out है या in है, क्या है. Agar if you use the sentence without using preposition, it's also important. Preposition is not that difficult that you have to follow. Just you can say that if we rule out the grammar, we have to rule out the preposition. No, that is something important. This is also the verb. It is your vocabulary also. Okay, you are using vocabulary means you are using the words. Vocabulary का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ specific words हैं जो dictionary meaning होते हैं या फिर कुछ difficult words हैं. नहीं, simple words a, the, ये भी आपका vocabulary है. समझा. तो आपको जो है इसे भी ध्यान देना है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते. प्रीपोजिशन कहाँ है, where, above, in, where, she is in, right? So the thing, where's my book, it's on the table. So कहाँ है, इधर है, तो उसके लिए भी आपको जब बताना है कोई चीज तो आपको प्रीपोजिशन मस्ट यूज करना है. सिंगुलर प्लूरल में भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं. आई एम सॉरी, just 2 minutes please. Okay, this is also one thing they make mistakes about, just like she does, if they're singular or they're plural, they do. So it's also very important. Possessive noun. Okay, possessive nouns, what are those? It's mine, it's hers, okay, it's yours. So this is also important when you say, because this is also included in vocabulary, so you cannot ignore them to make a sentence, short sentences. Okay, fine. Here are some phrases to copy, because last lecture I told you that don't just memorize the words only, you have to learn the words, but beside this, use the phrases. It's a kind of, make it as a kind of format to follow your sentences, the remaining sentences. Okay, start with some questions. Do you do this? Do you do this? Do you go there? Simple, make simple sentences, make 2-3 questions to ask some people. They will give you the answer later. Do you go outside regularly? Do you eat this? Do you, there are so many words you can do. How can I say? Do you go out, or do you make this in this way? Do you know about him? Something. And now there is a did you. Did you means, did you do something in the past, recent past? Okay, recent past means it's हाल फिलहाल, means just कुछ time पहले, not that in completely in the past 5 years 6 years back. Okay, did you do this ever? तुमने कभी ये काम किया है? कभी काम किया है means past में. Okay, have इसलिए हम use नहीं करते हर जगह, क्योंकि have is something that is completely in the past. Okay, it cannot be related with the recent past or something that is finished already. Okay, so better when we start with the sentences, simple sentences, please start with simple past, do or did. Do you have this? Do you have a pen? Okay, do you have to go outside? Okay, did you have to, do or did? Do you have to? अब यहाँ पे did, do you have this? यहाँ पे have जो है possession है, right? Possession means आपके पास कोई चीज है या नहीं. Do you have a pen? Please give it to me. Please, should I borrow your pen? Do you have this? Do you have that? तुम्हारे पास ये है, वो है, जो भी है.
do you possess this? आपके पास ये चीज है या नहीं है? Okay. अब now do you have to? आपको ये क्या काम करना है? यानी it is an action, right? यानी do you have to or do you have to go? आपको जाना है? You must go or you have to go. It's it. Then after to you have to add verb. Okay, do you have to go? Do you have to eat? Do you have to complete this work? Whatever. So आपको यहाँ पे verb add करना है. Did you get something? Did you get means did you receive something? Or you can say do you have? When we say do you have this? And तुम्हारे पास ये चीजें है कि नहीं है? Did you get something? And did you receive something? After receiving, you own it, you possess it, you occupy it. Okay. Or the same thing, have you got to go, or have you got, still you can use this one. Okay. In the same way, you can use do you have this, or have you got a pen, or have you got a pencil, a book, whatever, a thing. What do you do in your leisure time? What do you do in your leisure time, in your vacation? What do you do when you go to shopping? What do you do in your vacant time, or whatever you can say? What did you do? So same thing in the past. So ये मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे questions phrases का कि आप इसको इस questions को या इन phrases को आप use कर सकते हैं simple sentences बनाने में, right? आप इनको अगर questions बनाते हैं then the other person will answer or you answer it yourself. Okay. Now do or does and do or don't. Please, इसमें I just wrote it's by mistake. This is do, does, don't, and does not. Be very careful about that. She does. Okay, and they do. I do, you do, she does, or he does. Goes in the same way, not only just do and don't. Goes or cooks or writes, you have to use s. So this is in the last lecture, the last slide I discussed about the singular and plural. It's very important. Okay, so you don't miss this. Would you like to have make 10-15 questions with this? Would you like to have tea or coffee? Would you like to go for shopping? Would you like to tell me about this? Would you please tell me about this? Okay, or would you like to do something? Would you like this? Would you like to do this? Or would you please tell me something about this? Okay, so in this way you can start some questions to ask your friend or ask yourself and then get ready for the answer. So for each questions, for each pattern you can make 3 or 4 questions, filling anything that you want to. Then you ask your own questions. Okay, yes I do, but there are some other reasons that I cannot. So you have to connect these 2 sentences. Don't just say that no I don't. Yes, but say yes I do. If you go outside, I mean, do you go outside regularly? Yes I do, or yes I go. Usually they say yes I do, because this is about all kinds of action. If you say yes I do, this do is for all kinds of action, all kinds of verbs that you use. But if you want to say something more, you can say but, right? Yes I do, but not regularly. Usually, very often we use this. Okay, or if you are in return you are asking on the same person, I mean the questioner or the one who is asking question, don't you do this? Okay, no I don't, because I have this reason, whatever, because I don't like this, because I do not I mean I'm not comfortable with this, whatever. Usually I do. So these words I have used here just to start a sentence. Okay, and the answer: absolutely, exactly. You can also use this one. Absolutely, you are right. Exactly, that is what we have done. Exactly, that is what we do. Okay, that's so true. I agree with you. Okay, so in this way, when you reply something, these phrases you can use, and then you can continue your other ideas, to express your other ideas. उसके बाद आप जो भी कुछ express करना चाह रहे हैं, जब तक आपके पास answer आ जाएगा. Okay, but start your answer with these words so that you feel relaxed,
और someone the other person आपके सामने जो भी बैठा हुआ है, आप वो आपको सुनने के लिए तैयार है कि अब आप क्या कहना चाह रहे हैं. If you have to add something more, no, I have no idea, but I can say about this. You can continue. I am not really sure what you are asking, or I'm not really sure about the answer or about this idea, whatever you have to go discuss about this. Okay, I do it very often. Rarely, I never do it. I always do it. So in this way you can answer some questions. अभी छोटे छोटे sentences हैं. क्यों? क्योंकि आपको किसी ने सवाल किया, आप इतनी देर में आप सोचेंगे मैं इसे क्या जवाब दूं, सिर्फ yes no बोलूं. No, it's not right. Okay, आप politely आप इतने सारे words use कर सकते हैं जो उसके answer को I mean you cannot give them the complete answer. At least you can add more sentences, but at least you can start with these words. कि आप खामोश तो नहीं है, एटलीस्ट कि आप उसने पूछा और आप चुपचाप खड़े हुए, मैं क्या बोलूं, कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं. So these are the starting points. Okay, I am, if someone asks about you, I am, it is, और कुछ आपसे पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या हो रहा है, it's very disastrous, or it is very dangerous situation, or it's raining outside, or it's not good, whatever it is. Or I can hear, okay, something fine. I am and it is. You can make some more sentences with this if someone is asking about you. यहाँ पे I can मैंने ये यूज किया है, इसको कहने का मतलब था I can और I can't. ओके, ये वीक स्ट्रॉन्ग मैंने जो लिखा है ये आपको ये श्योर है, और ट्रांसक्रिप्शन जो मैंने कल आपको बताया था, ये वीक साउंड है और ये स्ट्रॉन्ग साउंड है. ठीक है, can and can. I can do this. कौन सा साउंड हुआ, वीक या स्ट्रॉन्ग? I can do this. Can, क्विक साउंड, बहुत जल्दी मैंने बोल दिया, तो ये जो है ना ये श्योर है, बहुत जल्दी बोल दिया मैंने, तो I can do this. So it is weak sound, right? Very soft sound है, I can. लेकिन अगर आप कोई काम कर सकते हो, can you do this? So यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग आ गया, can you do this, because the stress is on can. Can you do this? Okay, so ये हो गया स्ट्रॉन्ग, वहां पे आपको can पे स्ट्रेस डालना है. But I can do this. This is a very quick. I can do this. Not I can do this. No, I can do this. I can do this. So यहाँ पे ये can't और can, ये दो वर्ड जो है बहुत ही लाइट है. जब ये वीक होता है, I mean जब this is just a supporting verb, तो आपका ये वीक साउंड है. But if you are focusing on that in a question, can you do this? So this is this one. The cat, the can, like this. Does the same sound like in cat. Cat. Okay, but can, I can do this. Quick sound. She is narrating a story. Okay, now when you are narrating a story, कोई कहानी सुना रहे हैं, किसी की स्टोरी बता रहे हैं आप, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, because I received a paragraph from one of my students, and she was telling the story about a movie or about a program, whatever. So she needs to say everything in present tense, यानी कि क्या हो रहा है, क्या होता है एक्चुअली. और जब इसने एक बार प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कर दिया, देन शी हैज टू कंटिन्यू विद प्रेजेंट. लेकिन अगर पास्ट में स्टार्ट किया है तो ठीक है कि शी इज टेलिंग द व्हाट, क्या हुआ था, बट वो क्या करती है मूवीज में और स्टोरी में, it must be narrated in the present tense. Okay, so she does or she is whatever you are telling the story, वो क्या कर रही है अभी फिलहाल. लेकिन अगर sorry, I think I should not use this one. She is, I meant that when you narrate a story you have to make it in simple past. Okay, sorry, simple present, कि वो क्या होता है. She goes there and she fights with the army. वो क्या कैसे करती है, क्या नहीं करती है. I mean, she was telling everything about the female character. So it was good. It was really nice. But when you narrate a story, so please use all the tense in the same way. Okay, not just one sentence in the past and suddenly you come back to the present tense and then suddenly again you go back to the past tense. No, make a, I mean, one tense only. Use one tense. It was,
I was, I had. If you tell something about past experiences, then use I was, it was, and I had. I had a, you know, bad weather. I met with a bad weather. It was a bad weather, or it was raining outside. I had a bad experience. Okay, so this way you can use in the past. Sorry. Pronunciation. There are some words which I need to for you to pronounce it first, then listen to me, or even you find me wrong, you can, for confirmation, you can listen to the dictionaries. Okay, for practicing again and again. एक चीज है, ये है that or this, right? ये चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. This is a boy, that is a ball, or whatever. That and this. This, the sound, क्योंकि मैंने इस पहले भी कहा था the and that. The sound, the sound, दो चीजें डिफरेंट है, लेकिन इसकी जो लेटर्स हैं वो सेम है. Thus, this, that. अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और सुना भी है that हमारे कंट्रीज में, और स्पेशली कुछ स्पेसिफिक रीजन में that लास्ट का वो डैट बोलते हैं. जब वो बोलना शुरू करते हैं तो ठीक है, वो जानते हैं कि ये द है, दिस एंड दैट, लेकिन वो ड बोल देते हैं. दैट इज अ थिंग. ओके, तो ये ड से जो स्टार्ट होता है, ये ड इंग्लिश में है ही नहीं एक्चुअली, राइट? तो आप इससे प्रैक्टिस करें कि आप इन दोनों वर्ड को साथ साथ बोलें. डैट को अलग से ना बोलें कि वो डैट बन जाए. दिस दैट. अच्छा, तो एक अपनी जगह रहेगा, बहुत ही लाइट साउंड में रहेगा. अच्छा, ठीक है. दिस दैट. अच्छा, तो साउंड में एन पे आ रहा है, बट द बिगिनिंग जो इनिशियल जो साउंड है वो है द, नॉट द, डैट. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं. सो प्लीज, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, इट्स फाइन, इट्स रियली गुड, बट फॉर दोज who make mistakes or who find someone who make this kind of mistake, so आप उनको भी correct कर दें. This, that. Okay. Have heard. I see simply heard about this. You simply heard about this. Don't that I have heard about it. When you say heard, simply heard. I heard you. Okay. Communication. It's also हमने भी, हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं. कम्युनिकेशन. सो सिंपल खो, ना ये खो है, ना खे है, और नहीं खा है, जो भी है. कम्युनिकेशन. सो क के बाद शोआ है. आप जब इसके ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे शोआ. कम्युनिकेशन बहुत ही क्विक है. पेशेंट, सेशन, प्रोफेशन एंड लीजर. यहाँ पे इसलिए मैंने कहा पेशेंट, सेशन, श एंड ज, लीजर, प्लेजर. इस पे आपको प्रैक्टिस करना है. ये आपको सिर्फ सुनने से नहीं होगा कि आपने सुना अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, सही है. नो, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. आपको बार बार बोलना पड़ेगा. अभी भी हमारे चूंकि इंडिया में क्या है, हिंदी वर्ड्स पे, लेकिन हालांकि हिंदी में भी श भी है, स भी है, लेकिन स्टिल जहाँ पे श की जरूरत पड़ती है वहां पे वो स बोलते हैं, और जहाँ पे स की जरूरत पड़ती है वहां पे श बोलते हैं. ठीक है, हिंदी में हो सकता है कि समझ में आ जाए, लेकिन इंग्लिश में वर्ड्स कभी कभी चेंज हो जाते हैं. ठीक है ना, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दिया तो आपको वर्ड्स भी चेंज हो गया. ओके, सो पेशेंट, शे, पेशेंट अलग हो गया, गलत हो गया. सेशन, प्रोफेशन एंड लीजर. यहाँ पे न स है न श है और ना ही ज है. लीजर भी नहीं है. ठीक है, ज, लीजर, ज साउंड है. तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. व्हेन यू हियर इट अगेन एंड अगेन, आप उसको सुने, दोबारा सुने, तिबारा सुने, बार बार सुने आप इसको कैसे बोला है. ठीक है. और यहाँ पे है डेफ. एक वर्ड है डेफ, नॉट डीफ, क्योंकि ये बहुत कुछ बोलते आ रहे हैं बहुत सारे लोग अब तक भी. डेफ, डेफनिंग साउंड, मतलब बहरा कर देने वाली आवाज. डेफनिंग साउंड, बहुत लाउड आवाज जो है. सो ये डेफ, जो बहरे होते हैं वो डेफ. लिसन टू. और जब भी आप वर्ड बोले लिसन, उसके आगे टू जरूरी है. लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू मी, लिसन टू यू, लिसन टू एनीथिंग. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वुमन एंड विमेन. सो ये भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं. वुमेन एंड विमेन. ठीक है,
अगर वो तो है सही है, इसमें भी वो है, इसमें भी वो है, लेकिन सिर्फ प्लूरल में आप चेंजेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। और आप मालूम कैसे करेंगे कौन सा वुमेन बोलें और कौन सा विमेन बोलें? विमेन इज प्लूरल। और नॉर्मली वुमेन जो है वो आपका जो प्रोनाउंसिएशन जो एक्चुअली आपके वोवल से दिख रहा है वो इज फाइन, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो प्लूरल है वो विमेन, विमेन, सेम साउंड विमेन। तो दोनों का सेम ही साउंड है, विमेन, वी का भी मेन का भी। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, टॉल, लॉन्ग, लार्ज, बिग। अब कहा किस वक्त कहाँ पे आप टॉल बोलेंगे, किस वक्त लॉन्ग बोलेंगे, किस वक्त लार्ज एंड किस वक्त बिग, राइट? सो व्हेन टॉल आप जब बोलेंगे जब कोई चीज आप किसी को मेजर कर रहे हैं जमीन से, कोई चीज जमीन पे खड़ी हुई है, ऑब्वियसली इंसान तो जमीन पे खड़े होते हैं, तो ठीक है, आप इंसान को आप टॉल ही बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ही इज अ लॉन्ग पर्सन, ही इज टॉल, शी इज टॉल, आई एम टॉल। बिल्डिंग इज टॉल, अब बिल्डिंग क्यों टॉल है? क्योंकि वो जमीन पे खड़ी हुई है, लंबी सी खड़ी हुई है, ठीक है। लॉन्ग बिल्डिंग नहीं, लॉन्ग इज अ काइंड ऑफ मेजरमेंट, आप किधर से भी मेजर कर दें, दिस इज अ लॉन्ग, ओके। टॉल ट्रीज, टॉल बिल्डिंग, टॉल पर्सन। लार्ज जब उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो, बिग एंड लार्ज इज फाइन, वॉल्यूम बहुत बड़ा हो, तब उसका स्क्वायर कह लें या फिर कोई भी वॉल्यूम, आई मीन साइज, वॉल्यूम तो फीलिंग होगा, साइज, राइट? अब बड़ा साइज है कोई चीज तो वो इज अ लार्ज थिंग। लेकिन ये टॉल और लॉन्ग यू कैन डिफरेंशिएट व्हेन समथिंग इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, यानी ऑन द अर्थ, अर्थ कहेंगे, यस ऑफ कोर्स, राइट? सो ये डिफरेंस आपको पता करना है। And then some words that is I found it's wrongly pronounced, conquer, conquer, okay. And here settle and castle, settle, castle, settle, castle, b silent है और t silent है। यहाँ पे settle में b silent है, you have to say t, क्योंकि दोनों में t ali है और इसमें भी t ali है, लेकिन इसलिए मैंने इसको नोट किया है क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन, दोनों को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकें कि ये सेटल है, इसमें बी साइलेंट है, टीएलई इसमें भी है, टीएलई इसमें भी है, और यहाँ पे कैसल यानी टी साइलेंट है, यहाँ पे बी और यहाँ पे टी, हालांकि दोनों की स्पेलिंग लगभग सेम ही लग रही है, ओके। पोजीशन, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या था, प्रोफेशन, लीजर, सेशन, पेशेंट, सो दिस इज पोजीशन, ओके। पोजीशन, ज है और श है, ना ये ज है और ना ये स है, पोजीशन। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा था, उस पर एक टीचर था, वो पढ़ा रहा था इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग। अब बताइए, वीडियो पे वो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग पढ़ा रहे थे, वो यंग ही था, आई मीन यू कैन से दैट ही इज अ टीचर, ऑब्वियसली यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू हिम, ओके। सो जब वो पढ़ा रहे थे तो उसकी उनकी जो ऑब्वियसली जो आपने कहा था कि एमटीआई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, या मदर टंग जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते, तो ऐसे ही होता ही है। तो वो सिंपली एक बार नहीं, उन्होंने बार बार इसको पोजीशन ही बोला। तो अगर वो लर्नर अगर इसको कॉपी करता है तो क्या होता है? मेरा इंटेंशन ये नहीं कि उन्होंने गलत बोला, मेरा इंटेंशन ये है कि अगर कोई लर्नर उसको कॉपी करता है तो क्या होता है? वो भी गलत ही बोलेगा, राइट? फिर वो भी कहीं रिपीट करेगा उस वर्ड को, फिर से वो गलत गलत होता चला जाएगा। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू से अ वर्ड, मेक श्योर यू आर सेइंग द वर्ड करेक्टली। और मेक श्योर कैसे करना है, आप उसको कहीं ना कहीं सुन जरूर लीजिए या उसका ट्रांसक्रिप्शन आप देख लें, ठीक है। सो पोजीशन, इसमें ज नहीं है और स नहीं है, श है, अजा है, ओके। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस, उसमें वॉवल्स तो बहुत सारे हैं, राइट? सब कहीं कितने सारे वॉवल्स हैं तो कितने सारे सिलेबस है, नो, 3 सिलेबस। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस, और तीनों ही बहुत ही शॉर्ट हैं, लॉन्ग नहीं है, मिस्चीवियस, ओके। स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली है तो स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू वॉवल ऐसी, बट इट इज स्पेसिफिकली, राइट? तो इस तरीके से अगर हम कंफ्यूज करते हैं कि भाई यहाँ पे अगर ऐसा है तो बाकी वर्ड्स भी ऐसे होगा, तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन या फिर लिसनिंग बहुत जरूरी है, ओके। अब ये है कि वेहिकल, 3 साउंड्स है, व्हीकल, ओके। व्हीकल, देयर आर 2 syllables, व्हीकल। कमेंट, नॉट कमेंट, कमेंट। अब यहाँ पे डेज और फरवरी, अब ये भी आपकी वोकैबुलरी में शामिल होती है, डेज
Doctor, we are not able to hear your voice. डॉक्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर इफ़त आपकी आवाज नहीं आ रही है।